इस बार मैंने अपने बच्चों के साथ अपने पुराने शहर घूमने का प्लान बनाया। वैसे भी घर परिवार गृहस्थी के बीच फंसी ही रह गई, कभी कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ। कम से कम फिक्र तो नहीं रहेगी बच्चों की। लेकिन बच्चों की जिद के चलते मैंने भी अपने प्लान में उन्हें शामिल कर लिया। झांसी में पहले रह चुकी हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन 10 साल बाद तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। खैर, कल सुबह की हमारी ट्रेन थी। चूँकि रास्ता लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं अपने साथ बहुत कुछ ले जाने वाली हूँ, जिसकी तैयारी मैंने आज से ही शुरू कर दी है। मेघा, तुमने सब कुछ रख लिया ना? और बड़ी बहन होने के नाते तुम आयुष की तैयारियाँ भी थोड़ा देख लो। ओके मम्मी। अगली सुबह अलार्म के बजने से पहले ही सुचिता की आंखें खुल गई। सुचिता झांसी जाने के लिए इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंख तो अपने आप ही खुल गई। वैसे भी जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां रहती है, उसे कहाँ आराम करने की सुध रहती है। यही हाल सुचिता का भी था। तुरंत बिस्तर से उठकर उसने सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी। पहले तो उसने बेटी मेघा को उठाया और फिर बेटे आयुष को। अरे मम्मी, इतनी जल्दी क्यों उठाया? अभी तो बाहर उजाला भी नहीं है। अभी 10 मिनट में अंधेरे से उजाला हो जाएगा, इसकी फिक्र तुम मत करो। जाओ, पहले तुम दोनों फ्रेश हो लो और नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैं तब तक चाय नाश्ता बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सुचिता सूटकेस वगैरह लेकर दरवाजे की ओर जाने लगी। तब तक मेघा भी अपना बैग लेकर हाजिर हो गई। आयुष बेटा, जल्दी आओ ना, लेट हो जाएगा तो ट्रेन छूट जाएगा। ठीक है, आ गया, चलो। टैक्सी लेकर सुचिता अपने दोनों बच्चों के साथ स्टेशन पहुंच गई। लेकिन अभी भी ट्रेन को आने में 1 घंटा बाकी था। अरे मम्मी, देखा ना, अभी 1 घंटे का समय है। आपने खामखा हमारी नींद खराब कर दी। अच्छा, मैंने नींद खराब कर दी? अच्छा, तुम दोनों सोचो, अगर 1 घंटा लेट आती तो ट्रेन तो छूट ही जाती ना। 1 घंटा देखते ही देखते बीत गया और झांसी जाने वाली ट्रेन समय पर आ गई। सुचिता, मेघा और आयुष अपनी अपनी सीट पर बैठकर निश्चिंत हो गए। सुचिता का झांसी आने का एक और मकसद था, वह था रेखा से मिलने का। वही रेखा जिसमें सुचिता अपना जान छिड़कती थी। एक समय में दोनों में गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह संपर्क समय के साथ टूटता चला गया। लेकिन वर्षों बाद उससे मुलाकात होगी। समय पर गाड़ी ने हमें झांसी उतार दिया। हमारे रहने खाने का इंतज़ाम विक्रम की बड़ी मम्मी के यहाँ पर था, जो कि उसी शहर में रहती थीं। विक्रम के माता पिता दोनों ही नहीं थे, इसलिए बड़ी मम्मी उनकी एक समय पर बहुत सहारा बनी थी। आखिरकार हम घर पहुँच गए। दूसरे दिन मैं विक्रम के घर गई, जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। उधर रेखा को खड़ा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसका रूप रंग देख बड़ा अजीब सा लगा। उसका पहनावा देखकर मैं असमंजस में पड़ गई। मेरे मन के भावों को पढ़कर रेखा ने खुद ही अपनी बात कह दी थी। सुचिता दीदी, मेरा तलाक हो गया। रेखा के कहे शब्द बार बार मेरे कानों में जोर जोर से गूंजने लगे। यह क्या कह रही हो रेखा? इतना सब सहने का अंत इतना बुरा हुआ? क्या उस पत्थर दिल आदमी का दिल नहीं पसीजा तुम्हारी कठोर तपस्या से? शायद मेरी ज़िंदगी में यही लिखा बता था दीदी, जिसे मैं इतने साल से टालती आई थी। मैं हालात से लड़ने के बाद पहले ही हार मान लेती तो शायद मुझे उतनी मानसिक यातना नहीं झेलनी पड़ती। रेखा भावुक होकर कह उठी। उसके साथ उसकी चचेरी बहन भी थी, जो गौर से हमारी बातें सुन रही थी। रेखा के साथ मेरा परिचय लगभग 10 साल पुराना है। विक्रम से ब्याह कर पहली बार मैं इसी घर में आई थी। यही घर था जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल काटे। मेरे ससुराल के सामने के बंगले में रहने वाले कपड़े के व्यापारी बबन मिश्रा की तीसरी बहू थी रेखा। नई जगह, नया माहौल। धीरे धीरे मैं भी रम गई। समय के साथ मैं भी माँ बनी। पहले मेघा, फिर आयुष। किसी से जान पहचान ना होने के कारण मैं अक्सर बोर होती रहती थी। इसीलिए शाम होते ही अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर के सामने बने एक छोटे से पार्क में चली जाती थी। बब्बन मिश्रा की पत्नी संजू देवी भी अपने पोते पोतियों को लेकर आती थी। पहले बच्चों की एक दूसरे से दोस्ती हुई,
फिर धीरे धीरे मेरा परिचय उनके संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों से हुआ। संजू देवी, उनकी बड़ी बहू कल्पना, मझली सपना और छोटी रेखा। संजू देवी की 2 बेटियां भी थीं। छोटी पायल कॉलेज में पढ़ रही थी। मिश्रा परिवार का स्वभाव इतने खुले दिल का और मिलनसार था कि कोई बाहरी व्यक्ति अपने को उनके यहाँ अकेला नहीं महसूस करता। मिश्रा परिवार इस बात का अपवाद ना था। धीरे धीरे हमारा एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। घर में जब भी व्यंजन बनते तो सबसे पहले मिश्रा परिवार में भेजे जाते, और उनकी तो बात ही क्या थी। आए दिन मेरे घर वे कचौरी और मालपुए लेकर आती। मिश्रा परिवार में सबसे ज़्यादा रेखा ही मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की थी। गोरा रंग, बड़ी आंखें, तीखे नाक नक्श, छरहरा बदन और लंबे काले काले बाल, कुल मिलाकर रेखा सुंदरता की परिभाषा थी। तभी तो उसका पति विशाल उसका इतना दीवाना था। रेखा घरेलू कामों में अपनी दोनों जेठानियों से ज़्यादा दक्ष थी। सास ससुर की चहेती बहू और दोनों नंदों की चहेती भाभी। किसी को भी पल भर में अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता थी उसमें। मुझे याद है, मैं सपरिवार अपनी छोटी बहन के विवाह में शामिल होने पुणे चली गई। अभी मेरी छोटी बहन की अभी डोली भी नहीं उठी थी कि किसी ने आकर बताया कि झांसी में भयंकर भूकंप आया है। सुनकर दिल दहल गया। मेरे परिवार के चारों सदस्य तो विवाह में पुणे आकर सुरक्षित थे, पर टेलीविज़न पर देखा कि प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाकर कहर बरपा दिया था, और भीषण भूकंप के कारण पूरे झांसी में त्राही त्राही मची हुई थी। झांसी में भूकंप आने के 10 दिन बाद हम वापस आए तो देखा हमारे घर का एक छोटा हिस्सा ढह गया था, पर ज़्यादातर हिस्से थोड़ी बहुत मरम्मत से ठीक हो सकते थे। अपने घर का जायजा लेने के बाद मिश्रा निवास के सामने पहुंची ही कि बंगले की दशा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुराने समय में बना विशालकाय बंगला भूकंप के झटकों से धाराशाही हो चुका था। मिश्रा परिवार ने मोहल्ले के दूसरे घरों में शरण ले ली थी। मुझे देखते ही संजू देवी मेरे गले लगकर फुट फुट कर रो पड़ी। घर के मुखिया बब्बन मिश्रा का शव बंगले के एक भारी मलबे के नीचे से मिला था। बड़ा बेटा कारोबार के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। भूकंप का समाचार पाकर वह भी भागा भागा आ गया था। रेखा का पति विशाल गंभीर रूप से घायल होकर सरकारी अस्पताल में भर्ती था। घर के बाकी सदस्य ठीक ठाक थे। विशाल को देखने जब हम सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां गंभीर रूप से घायल लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आ गया। विशाल आईसीयू में भर्ती था। बाहर बेंच पर संज्ञा शून्य रेखा अपनी छोटी ननंद के साथ बैठी हुई थी। रेखा मुझे देखते ही आपाक होकर रोने लगी। दीदी, क्या मेरी मांग का सिंदूर सलामत रहेगा? विशाल के बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। काश जो कुछ इनके साथ घटा है वह मेरे साथ घटा होता, कहते हुए रेखा सुबह उठी थी। रेखा के माता पिता और उसका भाई मायके से आए थे। दिमाग पर गहरी चोट लगने के कारण विशाल कोमा में चला गया था। उसके दोनों हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए, पर विशाल की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अलबत्ता रेखा की काया दिन पर दिन चिंता की मारी जरूर कमज़ोर होती जा रही थी। उसके माँ बाप और भाई भी उसे दिलासा देकर चले गए थे। संजू देवी ने अपने वैधव्य को स्वीकार करके हालात से समझौता कर लिया था। उनकी पुरानी बड़ी हवेली की जगह अब एक साधारण सा मकान बनवाया जाने लगा। रेखा की दोनों जेठानियाँ अपनी अपनी गृहस्थी में मगन हो गई। एक दिन खबर मिली कि विशाल का एक पैर घुटने से नीचे काट दिया गया, क्योंकि जख्मों का जहर पूरे शरीर में फैलने का खतरा था। मैं दौड़ी दौड़ी अस्पताल गई। आशा के विपरीत रेखा का चेहरा शांत था। मुझे देखते ही वह बोली, दीदी, पैर कट गया तो क्या हुआ? उनकी ज़िंदगी तो बच गई ना। अगर जहर पूरे शरीर में फैल जाता तो मैं जीवन भर के लिए उनकी बैसाखी बन जाऊंगी। मैंने हामी भरते हुए उसके धैर्य की प्रशंसा की, पर उसके ससुराल वालों को उसका धैर्य नागवार गुजरा। उसकी दोनों जेठानियाँ और नंदी आपस में एक दूसरे से बोल रही थी, देखो, पति का पैर कट गया तो भी कितनी सामान्य है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कितनी बेदर्द औरत है। उनके व्यंग बांध सुनकर हम आहत हो गए थे। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, इन लोगों का व्यवहार तो
मेरे प्रति उसी दिन से बदला है जब से विशाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जेठानियाँ तो पहले से ही रेखा से मन ही मन जलती थी, पर संजू देवी को भी जेठानियों की सुर में बोलते देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। वह बोली, विशाल रेखा को अपनी पसंद से ब्याह कर लाया था। शादी से पहले दोनों की कुंडलियाँ मिलाई गई तो पाया गया कि रेखा मांगलिक है। हमने विशाल को बहुत समझाया कि रेखा से विवाह करके उसका कोई हित ना होगा, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि अगर विवाह करेगा तो केवल रेखा से, वरना किसी से नहीं। अंत में हमने बेटे की जिद के आगे हार मान ली। 2 साल तक रेखा की गोद नहीं भरी, पर बाकी सब ठीक ठाक था। अब तो विशाल शारीरिक रूप से अपंग हो गया। वह कोमा से बाहर आएगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। यह तो पति के लिए अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आई है। बाबा भी यही कह कर गए हैं। संजू देवी के घर में एक बाबा हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाते थे। उनके आते ही सारा घर उनके चारों ओर घूमने लगता। रेखा उनसे सदा कतराती थी। वह हमेशा कटी कटी रहती थी। अब बाबा हर सुबह एक जूस लेकर आते थे और डॉक्टरों के विरोध के बावजूद एक बूंद विशाल के मुंह में डाल ही जाते थे। पर आंटी जी, भूकंप में तो जितने आदमियों की जाने गई हैं, क्या उन सब की बीवियाँ मांगलिक थी? फिर अंकल भी तो नहीं रहे। क्या आपकी कुंडली में कुछ दोष था? विशाल फिर से पूर्ववत हो जाएगा, कम से कम मेरा दिल तो यही कहता है। मैंने कहा, बेटी, अंकल के साथ मेरे विवाह को 40 वर्ष से ऊपर हो चुके थे। मेरा और तुम्हारी अंकल का इतना लंबा साथ भी तो रहा है। औरों के घरों का तो मैं नहीं जानती, पर रेखा के पैर जरूर भारी पड़े हैं। संजू देवी को अपनी बातों पर अड़ा जानकर मैं चुप हो गई थी। भूकंप की तबाही को 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन पड़ोसन सरला बाहर से दौड़ते हुए घर में आई और कहने लगी, अरे सुना क्या, विशाल को होश आया है। उनके घर के सभी लोग अस्पताल गए हैं। उनकी बातें सुनकर मैं भी जाने के लिए ही निकली थी कि विक्रम ने मुझे रोका। पहले उसके घर वालों को तो मिल लेने दो। कितने अरसे से तरस रहे थे कि विशाल को होश आ जाए। जब सब मिल लें फिर कल परसों जाना। मुझे विक्रम की बात ठीक लगी। 2 दिन बाद जब मैं अस्पताल पहुंची तो माहौल खुशी का ना था। बाकी सब पहले से ज़्यादा गमगीन थे। विशाल होश में आया तो था और घर के सभी लोगों को पहचान भी रहा था, पर वह सामान्य रूप से बात करने में और हाथ पैर हिलाने में असमर्थ था। उसकी देखरेख जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलेश शर्मा कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण विशाल धीरे धीरे ही सामान्य हो पाएगा। रेखा मुझे देखते ही मेरी ओर लपकी और बोली, दीदी, आपने जो कहा था अब सच हो गया है। विशाल ठीक हो रहे हैं। देखना, विशाल धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैंने उत्तर दिया। विशाल के होश में आने से रेखा का हौसला बुलंद हो गया था। अस्पताल में नर्सों के होते हुए भी उसने अपनी खुशी से पति की देखरेख का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। वह हर रोज़ उसकी दाढ़ी बनाती, कपड़े बदलती। घर के बाकी सदस्य हर दूसरे तीसरे दिन अस्पताल आते और 10 मिनट विशाल का हालचाल पूछने की खाना पूर्ति करके चले जाते। करीब 2 महीने बाद विशाल स्पष्ट रूप से बात करने लगा। हिलने डुलने की आत्मनिर्भरता अब तक उसमें नहीं आई थी, लेकिन उसे कुदरती तौर पर ही पता चल गया था कि उसकी दाईं टांग घुटने तक आधी काट दी गई थी। हुआ यूँ कि एक दिन वह कहने लगा, रेखा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दाएं पैर की उंगलियों को हिला नहीं पा रहा हूँ। जरा चादर तो उठाओ, मैं अपना पैर देखना चाहता हूँ। बेचारी रेखा क्या जवाब देती। वह विशाल के आग्रह को टाल गई तो विशाल ने पास से गुजरती एक नर्स से अनुरोध करके चादर हटाई तो अपने कटे हुए पैर को देखकर हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर रेखा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। डॉक्टर ने विशाल को समझाया कि किन हालत में उन्हें उसका पैर काटने का निर्णय लेना पड़ा। विशाल ने ऐसी चुप्पी साध ली कि किसी से बात ना करता। मैंने रेखा को समझाया, तुम्ही को धैर्य से काम लेना होगा। वह बच गया। 8 महीने कोमा में रहने के बाद होश में आया है। क्या इतना कम है? अभी तो उसे अपने पिता की मौत का सदमा भी बर्दाश्त करना है। तुम्हें हर हाल में उसका साथ निभाना है। कुछ संभलने के बाद वह बार बार पिता के बारे में पूछता था तो उसे हर बार इधर उधर की कहानी बताकर बात टाल दी जाती।
लेकिन जब झूठ बोलकर उसे टालना नामुमकिन हो गया तो एक दिन बड़े भैया ने उसे हकीकत से अवगत करा दिया। अब विशाल बार बार घर जाने की जिद करने लगा। हालांकि उस जैसे मरीज की अस्पताल में ही अच्छी देखभाल हो सकती थी, पर पति की इच्छा को देखते हुए रेखा ने सबको आश्वासन दिया कि वह घर में विशाल की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, बल्कि घर के माहौल में विशाल जल्दी ठीक हो जाएगा। अंत में डॉक्टरों ने उसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी। घर पर विशाल की देखरेख का सारा जिम्मा रेखा के सिर पर डालकर संजू देवी तो मुक्त हो गई। घर पर ही फिजियोथेरेपी चिकित्सा देने के लिए डॉक्टर आते। विशाल की नौकरी तो छूट गई थी। दोनों भाइयों का कारोबार अच्छा चल रहा था। विशाल और रेखा का खर्च भी उन्हें ही वहन करना पड़ रहा था। वैसे तो कोई कुछ नहीं कहता, पर घर के ऊपरी काम करने के लिए जो मेहरी आती थी उसे निकाल दिया गया था। विशाल को नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने के बाद जो वक्त बचता था वह रेखा कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, झाड़ू पोछा करने और रसोई का काम करने में बिता देती। वह बेचारी दिन भर घर के कामों में लगी रहती। मैं कभी उनके घर बैठने जाती तो मुझे रेखा को देखकर तरस आता कि किस तरह यह समय की मार झेल रही है। दिन भर घर के कामों के साथ अपाहिज पति की देखभाल करती है, पर चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आती। मैं कभी आंटी जी से कहती तो वह खींच उठती। इसके कर्मों का फल तो विशाल भुगत रहा है। उसकी सेवा करके यह अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित ही कर रही है। मुझे उनकी बातों का बुरा जरूर लगता, पर मैं सोचती कि विशाल वक्त के साथ ठीक होगा तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट और रेखा की अथक मेहनत से विशाल अब उठता बैठता, बैसाखी की मदद से चलता। अपने तमाम छोटे मोटे काम वह खुद ही करता। अब रेखा उसे फुट लगवाने की सलाह देने लगी। जब फुट की मदद से विशाल चलने का प्रयास करने लगा तो रेखा को तो मानो सारी जहान की खुशियाँ ही मिल गई। एक दिन मैं दोपहर के खाली समय में बैठी हुई थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर सामने रेखा को देखकर मैं खुश हो गई और बोली, आओ रेखा, कितने दिनों बाद तुम घर से बाहर निकली हो। मैं कल विक्रम से तुम्हारी ही बात कर रही थी। किस तरह तुमने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी, मौत के मुंह से अपने पति को बाहर ले आई। सच, सारे विश्व में एक हिंदुस्तानी नारी इसीलिए ही पतिव्रता मानी जाती होगी। बस दीदी, अब मेरी तारीफ करना छोड़िए। मैं आपको यह बताने आई थी कि विशाल ने फिर से नौकरी कर ली है। भूकंप में दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले विशाल जिस प्रेस में काम करते थे उसके मालिक ने उनको फिर से काम पर बुलाया है। विशाल को पहले भी घर के व्यापार में दिलचस्पी नहीं थी। प्रेस का प्रिय काम पाकर वह खुश हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। रेखा, 2 साल बहुत कष्ट सह लिए तुमने। अब जल्दी से विशाल को वह प्यारा तोहफा देने की तैयारी करो जिसके आने से जीवन में बाहर आ जाती है। वैसे भी विशाल को बच्चे बहुत पसंद हैं। मेरे यह कहते ही रेखा की आंखों में आंसू भर आए। दीदी, पति के जिस प्यार को पाने के लिए मैंने इतने कष्ट सहे वह तो आज तक मेरे हिस्से में नहीं आया। विशाल काफ़ी समय से मुझसे कटे कटे रहते हैं। पहले तो मैं समझती थी कि दुर्घटना के कारण उनमें बदलाव आया होगा, पर आजकल मुझसे बात करना तो दूर, वह मेरी तरफ देखते तक नहीं हैं। कल रात को मैंने जब उनसे इस बेरुखी की वजह पूछी तो वह मुझ पर बिफर उठे कि क्या बात करूं मैं तुमसे। अरे, तुमसे शादी करके तो मैं पछता रहा हूँ। कैसी मनहूस पत्नी हो तुम। तुम्हारे मांगलिक होने के कारण मेरी तो जान ही जाने वाली थी। वह तो बाबा की पूजा, अम्मा की मन्नतें, घर वालों का प्यार ही था जो मैं बच गया। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पहली बार पता चला कि विशाल के दिल में मेरे लिए इतना जहर भरा है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने यह भी कहा कि आप तो यह सब नहीं मानते थे। मेरी बात सुनते ही विशाल गुस्से से भड़क गए थे कि उसी का तो अंजाम भुगत रहा हूँ। अम्मा और पिताजी तो तुमसे शादी करने के पक्ष में ही थे नहीं। काश उस वक्त मैंने उनका और आप ये क्या कह रहे हैं। 2 साल मैंने कितनी जी जान से आपकी सेवा की, इस उम्मीद में कि हम आपके ठीक होने के बाद अपने प्यार की दुनिया बसाएंगे। अब आप ठीक हो गए तो अंधविश्वास को आधार बनाकर मुझसे इतनी नफरत कर रहे हैं।
मैं सब कुछ सह सकती हूँ पर आपकी नफ़रत नहीं सह सकती। वह बोले कि नहीं सह सकती तो चली जाओ अपने बाप के घर, रोका किसने है? तुमसे जितनी जल्दी पीछा छूटे उसी में मेरी बेहतरी है। और ऐसी क्या सेवा की है तुमने? जो तुमने किया है वह तो चंद पैसों के बदले कोई भी नर्स तुमसे बेहतर कर सकती थी। यह कहकर विशाल बिना कुछ खाए ही काम पर चले गए। इतना बताकर रेखा फूट फूट कर रो पड़ी। सच में आज बहुत बुरा लगा रेखा की हालत देखकर। पता नहीं लोग कितने मतलबी होते हैं। कल तक सुनी थी, आज देख भी ले। खैर, अफसोस जताने के मैं क्या ही कर सकती हूँ। दोस्तों, ये कहानी ही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। बस राघव, अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। ये तुम क्या ही जिद लेकर बैठ गए हो? अपनी उम्र देख रहे हो? तुम्हारी उम्र के सारे लड़के ब्याह दिए गए हैं और कुछ कुछ पिता भी बन चुके हैं, और तुम हो कि एक ही चीज़ लेकर बैठे हो। अरे तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, क्या सारी उम्र एक ही के बारे में सोचोगे? अरे जरा सोचो अपने घर वालों के बारे में, माता पिता के बारे में। यहाँ उन्हें कितनी टेंशन होती है कि बेटा तो हाथ से ही निकल गया है। देखिए भाभी, आप इसमें मत पड़िए तो ही बेहतर रहेगा। राघव की बात सुनकर रेखा चिढ़ गई। अच्छा, तो तुम बड़ों का आदर करना भी भूल गए हो। राघव अपनी भाभी रेखा और उनकी सहेली संगीता की सारी दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए शादी न करने की जिद पर कायम रहा। तनीषा से जुड़ी यादों के कारण अब किसी लड़की की तरफ देखने का मेरा मन नहीं करता। शादी न करने का मुख्य कारण दोहराते हुए राघव का गला भर आया था। पर तनीषा अब जिंदा नहीं है, संगीता ने उत्तेजित लहजे में उसे याद दिलाया। जिंदगी में हुए किसी एक हादसे के कारण इंसान को अपनी जीवन धारा को रोक नहीं देना चाहिए। मैं तनीषा की यादों के सहारे सारा जीवन गुजारने का फैसला कर चुका हूँ रेखा भाभी। रेखा ने एकाएक नियंत्रण खो दिया और गुस्से से भरी आवाज में अपनी सहेली से कहा, संगीता, इन जनाब के साथ बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा ही है कि यह शादी करने से इनकार कर रहे हैं। इन जैसे जिद्दी इंसान के साथ शादी करके कोई लड़की खुश नहीं रह सकती। अब तक खामोश से बैठी संगीता की छोटी बहन खुशी एकाएक भावुक लहजे में बोल पड़ी, ऐसा मत कहो रेखा दीदी। इन जैसे इंसान की जीवन संगिनी बनकर कोई भी लड़की खुद पर गर्व करेगी। संगीता और रेखा को उसका शर्माते लजाते अंदाज में अपनी बात कहने का यह ढंग हैरान कर गया। राघव भी उसके चेहरे को उलझन भरे अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। खुशी, तुम तो तनीषा से जुड़ी सारी कहानी अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हारे लिए इसका रिश्ता आए तो क्या तुम हाँ कह दोगी? कुछ ही देर की खामोशी के बाद रेखा ने मजाकिया लहजे में खुशी से यह सवाल पूछ ही लिया। मैं तो फौरन हाँ कह दूंगी। खुशी ने भावुक लहजे में ऐसा जवाब दिया तो तीनों को यह बात एकदम समझ में आ गई कि वह राघव को मन ही मन प्यार करने लगी है। रेखा ने इस बार संजीदा होकर अगला सवाल पूछा, यह तो बता कि तूने ऐसा क्या खास गुण देख लिया राघव में जो इसे अपना दिल दे बैठे। खुशी भावुक लहजे में बोली, कुछ दिन पहले जब दीदी के बेटे की तबीयत खराब हुई तो उनसे उसकी पीड़ा नहीं देखी गई। सबके रोकने के बावजूद यही उसे फौरन हॉस्पिटल ले गए थे। भाभी, आप या दीदी वक्त बेवक्त इन्हें कुछ भी काम बताओ, ये उसे करने में बिल्कुल ना नुकुर नहीं करते। गुस्सा तो जैसे इनके स्वभाव में ही है नहीं, सबसे हंसकर मिलते हैं। मैंने इन्हें गरीबों लोगों से हमेशा प्यार और इज्जत के साथ पेश आते देखा है। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। राघव ने माथे पर बल डालकर कहा, ऐसी बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी शादी ही नहीं करनी है। इस मामले में मेरा अपने दिल पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। खुशी ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम पागल हो क्या? क्यों उन सबकी हंसी का पात्र बन रही हो? आप जैसा अच्छा और नेकदिल जीवन साथी मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वह अपनी ही धुन में बोली, मानो उसने राघव की बात सुनी ही ना हो। राघव को बिल्कुल नहीं सूझा कि वह खुशी से आगे क्या कहे। उसे यूँ बेबस देख संगीता और रेखा खुलकर मुस्कुराए जा रही थी। संगीता, मुझे तो तेरी छोटी बहन को अपनी देवरानी बनाने में कोई ऐतराज नहीं।
भाभी प्लीज़, हम अभी आए। ऐसा कहकर राघव ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे उनके बीच से उठाकर बाहर लॉन में ले आया। तुम सबके सामने ऐसी पागलपन वाली बातें करके अपना और मेरा मजाक मत उड़वाओ। राघव नाराज नजर आ रहा था। आप इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी तनीषा के अलावा किसी और लड़की से प्रेम नहीं करती हो ना? खुशी एकदम संजीदा हो गई। नहीं, तो मुझसे शादी कर लो। तुम मेरी मजबूरी समझो प्लीज़। मैं तनीषा को प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे बिल्कुल आपके जैसा ही जीवन साथी चाहिए। अपनी मृत प्रेमिका के प्रति आप अगर इतने वफादार हो तो यकीनन मेरे प्यार के प्रति भी पूरी तरह से ईमानदार और वफादार रहोगे। मैं तनीषा से कभी बेवफाई नहीं करूँगा। नाराजगी भरे अंदाज में उठकर राघव अपने घर की तरफ चल पड़ा। और मेरा दिल कह रहा है कि हमारी शादी जरूर होकर रहेगी। खुशी की इस घोषणा का कोई जवाब देने के लिए राघव रुका ही नहीं था। राघव का दिल जीतने की कोशिश खुशी ने उसी दिन से बड़े उत्साह के साथ शुरू कर दी। पड़ोस में घर होने के कारण वह सुबह शाम खूब सज धज कर राघव से मिलने पहुंच जाते। मैं कैसी लग रही हूँ? राघव के सामने आते ही वह उससे यह सवाल तब तक पूछती रहती जब तक वह उसकी तारीफ नहीं कर देता। अपने फ़ोन के कैमरे से वह राघव के हर किसी के साथ खूब फोटो खींचती। उसका हर काम भाग भाग कर खुद करती। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए वह अक्सर रात का खाना उसी के घर पर खाने लगी थी। वह अक्सर गाने मस्त अंदाज में गाती हुई दोनों घर में घूमती नजर आती तो राघव के अलावा सब खूब दिल खोल कर हंसते। परेशान राघव हर किसी से फरियाद करता, कोई इस पगली को समझाओ, यह अपनी भावनाओं पर काबू रखे, नहीं तो बाद में इसे दुख होगा। उसे समझाना हमारी बस की बात नहीं है, वह तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। राघव हर किसी से कुछ ऐसा ही जवाब पाकर राघव की खीज निरंतर बढ़ती जा रही थी। आने वाले कुछ दिनों में खुशी ने अपने उत्साहपूर्ण व्यवहार से राघव के घर वालों का दिल भी जीत लिया। उन सबके मन में यह उम्मीद बंध गई कि कभी शादी न करने के राघव के फैसले को शायद खुशी बदलने में कामयाब हो जाएगी। खुशी की मां अर्चना ने अरुण नाम के एक व्यापारी के साथ खुशी का रिश्ता पक्का करने का मन बना रखा था। जब खुशी के राघव को दिल देने की खबर उनके कानों तक पहुंची तो वे अपने पति राकेश के साथ अगले ही दिन यहाँ आ गई। खुशी को सामने बैठाकर उन्होंने सख्त लहजे में उसे समझाना शुरू कर दिया। शादी के बाद किसी भी लड़की की खुशियाँ सुनिश्चित करने में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए कि इतने अमीर घर की बहू बनने का मौका तुझे मिल रहा है। पर मैं राघव को पसंद करती हूँ माँ, उसे दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। खुशी ने रुआसी स्वर में अपने दिल की बात बता दी। पैसा सब कुछ नहीं होता अर्चना, हमें इसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। राकेश ने अपनी बेटी का पक्ष लिया। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो जी। अर्चना एकदम गुस्से से फट पड़ी। तुम्हारे साथ पिछले 35 साल से मैं अपने मन को मारकर कैसे जी रही हूँ यह मैं ही जानती हूँ। कभी ना मनचाहा पहना, ना कहीं घूमी फिरी। बजट बनाकर जीते हुए मेरी सारी जिंदगी बेकार ही हो गई। राकेश जी ने आगे कुछ ना बोलने में ही अपनी भलाई समझी। अर्चना ने उनसे ध्यान हटाया और अपनी बेटी को गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, अपने इस प्यार और पसंद के पागलपन को गोली मार और मुझे बता कि अरुण के मुकाबले क्या है इस राघव के पास। 2 कमरों का फ्लैट जिसमें वह भैया भाभी के साथ रहता है और खटारा सी पुरानी कार। अरे राघव जितना साल भर में कमाता है उतनी तो अरुण की फैक्ट्री 1 महीने में उसे कमा कर देती है। तू जिंदगी भर ऐश करेगी उसके साथ। खुशी चिढ़कर बोली, माँ, मेरी नज़रों में अरुण एक अहंकारी और रूखा इंसान है जो अपनी तारीफ खुद करके सबको बहुत बोर करता रहता है। उस काबिल लड़की में ज़बरदस्ती बेकार के नुक्स मत निकाल। देख, उन्हें सुंदर लड़की चाहिए, ऊपर से तेरी मौसी यह रिश्ते कराने के लिए खूब भाग दौड़ कर रही है। तुझ में थोड़ी सी भी अक्ल है तो फौरन अरुण से शादी करने को हाँ कह दे। शादी के मामले में किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं घर छोड़ दूंगी। ऐसी चेतावनी देकर खुशी उनके सामने से हट गई। कुछ देर बाद अपनी बेटी को कोसने के बाद अर्चना ने खुशी पर दबाव बढ़ाने के लिए अरुण को फौरन
अगले दिन आने का हुक्म फ़ोन करके सुना दिया। सफल बिजनेसमैन अरुण बड़बोला इंसान था, जिसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि खुशी उसके साथ शादी करने से कभी इनकार नहीं करेगी। खुशी को मैं सारी दुनिया घुमाऊंगा। मेरी माँ शादी में इतने जेवर चढ़ाएगी कि देखने वालों की आंखें फटे की फटी रह जाएगी। हनीमून मनाने के लिए मैंने यूरोप जाने का मन बना रखा है। हर वक्त ऐसी डिंगे मारकर उसने अर्चना के अलावा सबको परेशान कर रखा था। राघव ने अगले ही दिन खुशी से अकेले में कहा, इस अरुण के साथ शादी करने को तुम हाँ मत करना। वह बोर इंसान तुम्हें अपने ढंग से कभी जीने नहीं देगा। मैं तो आपकी हमसफ़र बनना चाहती हूँ, पर आप हो कि हाँ। वह बात मत शुरू करो प्लीज़, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राघव ने उसे फौरन टोक दिया। आप मेरी आंखों में देखो और बताओ कि वहाँ आपको अपने लिए गहरा प्यार दिखाई दे रहा है या नहीं। खुशी एकदम से राघव के बहुत करीब आ गई थी। वह सब तो ठीक है, पर तनिषा के साथ आपने सच्चा प्यार किया, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी यादों से जुड़े रहकर मेरे सच्चे प्रेम को अपने दिल में जगह न देने का फैसला करना कहाँ की समझदारी है। खुशी का गला एकदम से भर आया। मैं मजबूर हूँ तो मैं भी मजबूर हूँ। अगर आपने हाँ नहीं की तो मैं परसों शाम को होने वाली अपने बर्थडे पार्टी में अरुण के साथ शादी करने को हाँ जरूर कह दूंगी। खुशी ने अपना फैसला सुनाने के बाद भावुक अंदाज में अपने कमरे की तरफ चली गई। उस शाम को अरुण के वापस लौटने से पहले खुशी ने सबके सामने उससे कहा, मैं शादी को लेकर अपनी पक्की हाँ या ना आपको 2 दिन के अंदर ज़रूर बता दूंगी। खुशी की इस घोषणा के बाद सभी राघव की तरफ आशा भरी नज़रों से देखने लगे। उसके गुस्से से डरकर कोई कुछ कह तो नहीं रहा था, पर उन सबकी खामोशी भी राघव के ऊपर खुशी से शादी के लिए हाँ करने को जबरदस्त दबाव बना रही थी। खुशी की आशा के विपरीत राघव ने शादी को लेकर कोई बात नहीं की। वह तो अपने घर से सुबह से देर रात तक के लिए 2 दिन ऐसा गायब रहा कि उन दोनों की अगली मुलाकात उसकी बर्थडे पार्टी में ही हुई। पार्टी में शामिल होने के लिए जैसे ही राघव ने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो उससे बेहद खफा नजर आ रही खुशी ने ऊंची आवाज़ में सबको संबोधित किया, अपने माता पिता की खुशी की खातिर मैंने अरुण से शादी करने का फैसला। तभी राघव ने ऊंची आवाज़ में टोक कर उसे अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया। खुशी, तुम उस घमंडी इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकोगी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गुस्सा करना भूलकर खुशी एकदम से रुआसी हो उठी। रेखा ने भी चुपते लहजे में अपने देवर को डांटा, यह बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे प्रेम में पागल इस प्यारी सी, इस सुंदर सी लड़की के सुख दुख की कोई तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो जिंदगी भर अपनी तनीषा को नाराज ना करने की फिक्र ही करते रहना। बस अब बस भी करो भाभी। आप सब लोगों के ताने सुन सुनकर मैं इतना तंग आ गया हूँ कि मुझे खुशी से शादी करना मंजूर है। राघव की इस घोषणा को सुनकर खुशी के अलावा वहाँ उपस्थित हर इंसान तालियां बजा उठा। सबकी नज़रों का केंद्र बन गई खुशी ने उदास लहजे में अपनी मन की बात कही, शादी के मामले में मुझे इनकी दया या एहसान नहीं चाहिए। ऐसी शादी करने का क्या फ़ायदा कि इनके सामने मैं रहूं पर ये तनीषा के विचारों में खोए रहे। पहले तुम ही शादी करने को मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, तो अब क्यों इनकार कर रही हो? राघव ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लगता है कि मेरे साथ शादी करने का फैसला आपने खुश होकर नहीं किया है। मेरे मन में क्या है अब यह भी तुम बताओगी? मुझे ही क्या, यह तो सबको पता है कि आपके दिलो दिमाग पर तनीषा का कब्जा है। तो तुम्हारे साथ साथ और सब भी कान खोलकर सुन लो कि तनीषा ने ही मुझे तुमसे शादी करने की इजाज़त दी है। राघव ने अपना पर्स खोलकर सबको दिखाया। पर्स में अब तक तनीषा का फ़ोटो सभी ने लगा देखा था, पर इस वक्त वहाँ खुशी की तस्वीर लगी नजर आई। एकाएक बेहद भावुक होकर राघव खुशी से बोला, तनीषा ने ही सपने में कल रात मुझे देर तक समझाया कि अब से तुम मेरे सुख दुख का ख्याल रखोगी। कल रात के बाद से मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसकी जगह अब मुझे तुम नज़र आती हो। मुझसे शादी ना करके क्या तुम तनीषा को कष्ट पहुँचाना चाहोगी? मैं भला ऐसा गलत काम क्यों करूँगी? हमारी शादी जरूर होगी।
खुशी किसी छोटे बच्चे की तरह खुशी से तालियां बजाती उछली और फिर शर्माते हुए कमरे में भाग गई। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।